हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस पे आपका स्वागत है। दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, ऐसी सीरीज जो आपकी करंट अफेयर्स की सारी टेंशन खत्म कर देगी। छू मंतर जादू, राइट। इसके अंदर हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीलिम्स 2025 का लिए, राइट। तो जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज जो है रामबाण की तरह हो सकती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट हमने एक इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च करा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अभी 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर हम वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट की तरफ से सोचे तो उसको क्या होगा, सबसे पहले कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस चाहिएगा, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा वो बोलेगा कि सर हम तो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, हमको तो बहुत यूनिक आंसर लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, तो हमारा आंसर अलग होना चाहिए। तो हम आप नोट्स जो बनाए ना वो गवर्नमेंट वेबसाइट से, योजना से, कुरुक्षेत्र से, इनसे बनाए, तो हम उससे बनाकर दे रहे हैं आपको, ठीक है। बजट इकोनॉमिक सर्वे, इसका बड़ा क्रेज रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेशल मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स आंसर राइटिंग, राइट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी साथ एथिक्स कोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ले सकते हैं। मतलब पेपर 4 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज से लेकर आंसर राइटिंग प्रोग्राम से लेकर, ठीक है, सारा कुछ होगा इसके अंदर, राइट। तो आप इसके अंदर मेरे को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मॉड्यूलर कोर्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन इज आल्सो देयर, ठीक है, जिसके अंदर वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये भी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का। ये टॉप नॉच कोर्स के अंदर है, ठीक है, जिसके अंदर 200 प्लस मार्क्स का हमने कुछ कवर करने की कोशिश करी इंटरनेशनल रिलेशंस की। सो पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज गोल्डीलॉक सिनेरियो। गोल्डीलॉक सिनेरियो क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसके अंदर ऐसे बोला था कि इंडियन इकोनॉमी इज पासिंग थ्रू द गोल्डीलॉक सिनेरियो, ठीक है। तो गोल्डीलॉक सिनेरियो क्या होता है ये हम इसके अंदर बताते हैं। आपको पहले ही समझाते हैं वर्ड गोल्डीलॉक क्या होता है। गोल्डीलॉक जोन्स आपने सुना होगा, गोल्डीलॉक जोन की अर्थ जो है वो गोल्डीलॉक जोन है, राइट। एक तरह से गोल्डीलॉक जोन के अंदर आती है अर्थ। गोल्डीलॉक का मतलब क्या होता है, जहां ज्यादा ना ठंडा होता है, ना टू हॉट भी नहीं है और टू कोल्ड भी नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं है, मतलब एक आइडियल सिचुएशन जिसके अंदर क्या है, एक तरह से अर्थ की बात करें, गोल्डीलॉक जोन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है जहां पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कोई प्लेनेट मरकरी पे चल जाओ तो वो ताप उसका बहुत ज्यादा है, तो उस पर लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप दूर प्लेनेट पे जाओगे, ठीक है, जुपिटर, और इन पे बहुत ठंड है, इसलिए क्या है, इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ एक ऐसा ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, एक लिविंग कंडीशन यहाँ पर है। ये तो हो गया भाई एक तरह से फिजिक्स के केस के अंदर हम इस तरह से बात कर सकते हैं गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में जो आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं वो भी इसी तरह से कुछ बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ना, दैट इज नॉट, दैट इज इन द आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन में इसके अंदर ज्यादा हाई हाई भी नहीं है, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं जा रही है और ज्यादा बुरी भी नहीं जा रही है, स्लो डाउन भी नहीं है और ज्यादा अच्छा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं है। मध्यम मार्ग के अंदर चल रहे हैं। गोल्डी लॉक जोन मतलब मध्यम मार्ग, ठीक है। तो गोल्डी लॉक सिनेरियो इन द इकोनॉमिक्स मींस कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना उसके अंदर बहुत ही आइडियल सिचुएशन के अंदर चल रही है, बहुत अच्छी भी नहीं जा रही है और बहुत खराब भी नहीं जा रही है, एक तरह से मध्यम मार्ग इसके अंदर क्या है ये अपना रही है, राइट। अगर हम देखें कि आरबीआई के गवर्नर के गोल्डी लॉक सिनेरियो बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स के अंदर ऐसे समझो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना काफी लो है, ठीक है। अगर आप देखें ग्रोथ रेट काफी कांस्टेंट सी ग्रोथ रेट है, राइट, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, राइट, ठीक है। और इन्फ्लेशन जो है वो रिलेटिवली लो है, इंटरेस्ट रेट भी लो है, तो सब कुछ ऐसा आइडियल सी सिचुएशन बन रही है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, जिसको गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बोल रहे हैं कौन, आरबीआई के गवर्नर। तो यहाँ पर देखो, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो इन एन इकोनॉमी रेफर टू एन आइडियल सिचुएशन वेयर देयर इज ए स्टडी ग्रोथ, ठीक है। एक कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर चलती रहती है, ऐसे ग्रोथ ऐसे नहीं बिल्कुल एक्सपोनेंशियली चले, नहीं ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट सी ग्रोथ इस तरह से चलती रहेगी, राइट। दिस इज स्टडी ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ इज नाइदर टू हाई, इतनी ज्यादा भी नहीं है, और नाइदर टू लो, और कोई स्लो डाउन भी नहीं आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो एक आइडियल सिचुएशन सी है कि भाई सबका काम चल रहा है, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टडी जीडीपी ग्रोथ रेट है, रिलेटिवली लो रिटेल इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन काफी रिलेटिवली लो है, इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटिवली लो। तो लोग बाग आराम से लोन भी ले सकते हैं, लोन लेकर अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन लोन ले सकते हैं और लोन लेकर क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस खोल सकते हैं। इकोनॉमी मस्त चल रही है। गोल्डीलॉक फेज इज यूजुअली टेम्परेरी इन द नेचर, टेम्परेरी होता है, थोड़ी दिनों के लिए खुशी आती है, फिर तो गम ही गम होता है जिंदगी के अंदर। इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर कभी कभार आइडियल सिचुएशन आती है, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही रहती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो गोल्डीलॉक सिनेरियो सबको क्लियर है, राइट। चलो, नेक्स्ट न्यूज भी आरबीआई से रिलेटेड है, दैट नोन एज उद्गम। उद्गम
एक पोर्टल लॉन्च करा है आरबीआई ने। उद्गम का मतलब क्या होता है? यू फॉर अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड। डी का मतलब क्या है? डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। और जी का मतलब उद्गम है ना, गम, GAM, ठीक है। गम का मतलब देखो, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब एक तरह से गेटवे हो गया, गेटवे टू एक्सेस, एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये एम ऐसे जोड़ दिया गम के लिए, ठीक है, गम के लिए जोड़ दिया ये एम, राइट। तो अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज उद्गम पोर्टल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका देखो, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल ऐसा लॉन्च कराया अभी आरबीआई ने। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। सर मेरा एक अकाउंट था, ठीक है, एसबीआई के अंदर, जब मेरी नौकरी लगी थी, जब मैंने खुलवाया था अकाउंट। अब उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं, क्या पड़े हैं, मुझे पता ही नहीं। अच्छा, कितने कितने दिनों पहले की बात है भाई? 10 साल हो गए सर इसको। अच्छा, इसी तरह से बचपन में पापा ने एक अकाउंट खुलवाया था आईसीआईसीआई के अंदर, उसको तो सर 20 साल हो गए। अच्छा, मुझे पता नहीं उसमें कुछ पैसे पड़े थे पापा ने एक एफडी कराई थी, फिर उसके अंदर कुछ पैसे। अच्छा, अभी हमारा करंट जो है दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमारा चल रहा है। इसका मेरे को सब कुछ पता है, बट सर इनका कुछ नहीं पता है। तो आरबीआई ने तुम जैसे लोगों के लिए ही ये उद्गम पोर्टल निकाला है, समझ में आ रहा है? जिनके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए 10 साल हो गए, 10 साल या फिर उससे ज्यादा, 10 साल तक वो ऑपरेट नहीं हुआ है अकाउंट। तुम्हें पता नहीं है भाई हमारा अकाउंट के अंदर कितना पैसा है क्या नहीं है, अकाउंट चालू भी है, बंद है, क्या हो गया है। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं आपको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 10 साल से आपने कोई क्लेम नहीं करा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पैसा होता है इसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिपॉजिट। अब आरबीआई ने बोला यार तुम लोग तो आलसी हो, मैं एक काम करता हूँ, एक पोर्टल बना देता हूँ। उस पोर्टल के अंदर तुम अपने इंफॉर्मेशन डालना, और अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे, अपना पैन कार्ड और या आधार कार्ड डालोगे, तो आपके सारे कितने बैंक हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना अनक्लेम डिपॉजिट है, सब आपके पास आ जाएगा। ये सही है सर, आज जाकर मैं ये देखता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्टिव, इट विल इनेबल बैंक कस्टमर टू फाइंड देयर अनक्लेम डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, ठीक है। अब अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैलेंस इन द सेविंग और करंट अकाउंट दैट आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years, और टर्म डिपॉजिट नॉट क्लेम्ड विद इन द 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज अनक्लेम डिपॉजिट। इट विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी यूजिंग डिजिटल एडवांसेस टू डिलीवर बैंकिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर एफिशिएंटली। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। चलो नेक्स्ट इज लाफिंग गुल्स, ठीक है। लाफिंग गुल्स क्या है? रिसेंटली ये लाफिंग गुल, अ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एट द चितारी एस्चुरी, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर ये पाई गई थी, ठीक है, पाई गई है। तो इसके लिए दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसलिए वो न्यूज के अंदर है, राइट। तो लाफिंग गुल्स क्या है? माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड मतलब जो निकलते हैं और सैर करने के लिए, और सैर करते करते कॉन्टिनेंट तक पार कर जाते हैं, ठीक है। जैसे अमूर फल्कॉन नाम की बर्ड है, ठीक है, वो मंगोलिया से निकलती है, इंडिया के अंदर से निकलकर फिर इंडिया के अंदर रुकती है, उसका स्टॉपेज इंडिया के अंदर है, और फिर जाकर अफ्रीका के अंदर जाके फिर वापस मंगोलिया में जाती है। शौक ही निराले। लाफिंग गस भी इसी तरह से एक माइग्रेटरी बर्ड है जो नॉर्थ अमेरिका से आती है, तो अभी भारत के अंदर वो देखी गई, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ पर समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखो, ये होती है, ये है लाफिंग गुल्स, ठीक है, ये लाफिंग गुल्स है। और लाफिंग गुल्स का नाम इसलिए लाफिंग गुल्स पड़ा क्योंकि ये जब एक दूसरे को बुलाती है ना, तो बुलाती तो ऐसा लगता है कि वो हंस रही है, कोई इंसान हंस रहा है, ठीक है, ह्यूमन लाफ्टर हो रहा है। जैसे एक दूसरे को बुलाते हैं, बहन इधर आना, तो बहन इधर आना बोलेगी ना, तो उसकी आवाज जो होगी वो एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई हंसी का ठहाका लगा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लाफिंग गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, मीडियम साइज की हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, फेयरली, इनके विंग्स अगर देखें तो फेयरली लॉन्ग विंग्स हैं, ठीक है, और बड़े बड़े पैर हैं, पैर बड़े बड़े हैं, ठीक है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसके पैर लंबे हैं, राइट। दे हैव स्टॉट फेयरली लॉन्ग बिल्स, ठीक है, लॉन्ग बिल्स हैं इनके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर हम देखें तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। खैर ये सब फीचर्स पूछे नहीं जाते, पर लाफिंग गुल्स के बारे में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ की माइग्रेटरी बर्ड है साहब, नॉर्थ अमेरिका से उड़कर आई है, तो नॉर्थ अमेरिका से आई है ये लाफिंग गुल्स, राइट, ये याद रखना है। बर्ड इज नोन फॉर इट्स यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स, ओ बहन इधर आना, ऐसा लगेगा कि हंस रही है, विच रिजेंबल्स ह्यूमन लाफ्टर, ठीक है। दीज आर मीडियम साइज गुल्स विद फेयरली लॉन्ग विंग्स, लॉन्ग लेग्स दैट इम्पार्ट ए ग्रेसफुल लुक व्हेन दे आर फ्लाइंग और वॉकिंग। जब वो चलती हैं तो ग्रेसफुल लुक आता है, पता नहीं इन चिड़ियों के अंदर क्या ग्रेसफुल लुक होता है, राइट। दे हैव स्टॉट फेयरली लॉन्ग बिल्स,
ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके बाद दे टेक 2 to 3 years टू गेन अडल्ट प्लमेज, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज अबाउट द लाफिंग गुल्स, ठीक है। हैबिटाट, these are the coastal species and are only occasionally seen very far inland. coastal species है, कोस्टेज पे रहते हैं कि इनलैंड के अंदर जो इनलैंड जो जगह होती है उसके अंदर मिलना बहुत मुश्किल है इनका। डिस्ट्रीब्यूशन, दिस बर्ड्स आर मेनली फाउंड इन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन एंड नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। डाइट क्या होती है, कैसे खाती है, दे आर अपॉर्चुनिस्टिक कार्निवोरस एंड स्कैवेंजर्स। अरे बाप रे, ये दिखती इतनी लाफिंग गुल्स जो है ना, दिखती ऐसी है, ठीक है, पर ये क्या है, ये एक तरह से नॉन वेजिटेरियन है। ये डेड बॉडी को भी खाती है, स्कैवेंजर है, ठीक है। कार्निवोरस मतलब जहां जो मिले वैसा हो जाता है। हमारा कोई मान धर्म नहीं है साहब, हमको वेज मिलेगा वेज खा लेंगे, नॉन वेज मिलेगा नॉन वेज खा लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। स्कैवेंजर का मतलब समझ रहे हैं, डेड बॉडी तक को खा जाती है, ठीक है। दे ईट मेनली, क्या 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 खाती है, मेनली फिश, शेलफिश, क्रैब्स, मोलुस्क, इंसेक्ट्स, बर्ड एग एंड यंग बर्ड्स। बताओ, बच्चों बर्ड के अंडों को खा जाती है, कैसे, लाफिंग गुल से। इसीलिए तो बेशरम है इसको, इसको तभी तो हंसी आती रहती है, इसको खा के हंसती रहती है, बेशरम है ना। बेशरम लोगों की खासियत बताऊं तुमको क्या होता है, वो किसी दुनियादारी के बारे में कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं रखते, है ना, कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है, कोई उनके बारे में क्या कर रहा है। दे आर लीस्ट कंसर्न बाय द वे, और दे आर लीस्ट कंसर्न, आईयूसीएन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। ये जब हंसती रहती है, हर जगह तो हंसती रहती है। इनको कोई बोल दे कि भाई बहन ये क्या कर रही है तू, ठीक है, तो ये हंसने लग जाएगी, राइट। बहन ये क्या कर रही है तू, तो इसके अंडे खा जा रही है, तो हंसने लग जाएगी। बेशरम है ना, तो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से आपको याद करें। तो लाफिंग गुल्स कहां से है, नॉर्थ अमेरिका। अमेरिकन तो वैसे ही बेशरम होते हैं, राइट, है ना, कि किसी के ऊपर भी अटैक कर दिया। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने देखा है ना, कहाँ कहाँ लड़ाई करा देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, क्या है। तो लीस्ट कंसर्न इस तरह से आप याद करोगे, नॉर्थ अमेरिका इस तरह से याद करोगे। लाफिंग गुल्स याद कर लिया है, उसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड एसेंट, कि जिससे सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023 यहाँ पर इसके अंदर कर दिया गया। अब क्या है इसके अंदर, क्या चेंजेस आए हम इसके अंदर समझते हैं। तो देखो 1952 के अंदर एक एक्ट आया था भारत के अंदर, दैट इज नोन एज सिनेमेटोग्राफ एक्ट, ठीक है। और एक्ट, इस एक्ट के अंदर क्या होता है कि एक बॉडी बनाई गई थी, दैट इज नोन एज सीबीएफसी, ठीक है, बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ये बनाया गया था। और उसको कहा गया था कि आपको सर्टिफाई करना है फिल्म्स को, ठीक है। जैसे अभी कंगना रनौत की मूवी जो थी इमरजेंसी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है ना, तो वैसे ही इनको सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है, सीबीएफसी को। और सीबीएफसी को ये बताना होता है कौन सी ग्रेड की फिल्म है, ठीक है, कि अडल्ट फिल्म है, कि विदाउट रेस्ट्रिक्शन आप देख सकते हैं, या फिर अडल्ट्स के लिए है, या फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए है। इस तरह से इसकी कुछ कैटेगरी होते हैं, तो उन कैटेगरी को भी हमको समझना होगा, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखो, इट अमेंड द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फॉर सर्टिफाइंग फिल्म्स फॉर द एग्जीबिशन, ठीक है। इसके अंदर देखो, कोई भी फिल्म देखने जाते हो तो उसका कुछ सर्टिफिकेट होता है। तो आपने सुना होगा कि सर्टिफिकेट, किसी फिल्म का सर्टिफिकेट यू है। यू है का मतलब क्या है कि यार यार आराम से देखो फैमिली के साथ, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन मतलब यू, ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज, आपने सुना होगा ए, अडल्ट। अडल्ट मतलब ओनली फॉर अडल्ट, 18 प्लस लोग ही इसको देख सकते हैं मूवी को, ठीक है। तीसरा आपने सुना होगा यू भी है और ए भी है, ठीक है। यूए, यूए का मतलब क्या है कि यार वैसे तो ठीक है मूवी, पर उसमें है ना थोड़ा थोड़ा कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि बच्चे देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो 12 साल से कम के बच्चे ना देखें इसको, 12 ईयर से कम के बच्चे इसको ना देखें। समझ में आ रहा है। एक होता है एस कैटेगरी, एस कैटेगरी आपने देखा है, एस कैटेगरी के बारे में जानता है कोई। एस कैटेगरी का मतलब कुछ एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही उसको देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते, पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग ही उनको देख सकते हैं, सबके लिए वो फिल्म नहीं होती है, राइट। तो देखो, अंडर द एक्ट फिल्म में बी सर्टिफाइड फॉर एग्जीबिशन विदाउट रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट रेस्ट्रिक्शन, बट तो उसको यू कैटेगरी में डालते हैं, बट सब्जेक्ट टू द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स और द गार्जियन फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द 12 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक है। कि भाई विदाउट रेस्ट्रिक्शन है, बट उनके साथ 12 साल के बच्चे देख नहीं सकते, ऐसा नहीं है। 12 साल से नीचे के बच्चे जो है अपने पेरेंट्स या फिर गार्जियंस की गाइडेंस में देखें उसको, ठीक है। नहीं तो बोले मम्मी ये क्या है, नहीं तो वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं करे, मम्मी से पूछ के इंटरप्रेट करे कि भाई क्या चल रहा है मूवी के अंदर। ओनली टू द अडल्ट मतलब ए, और टू द स्पेशल प्रोफेशन के लिए या फिर स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस के लिए दैट इज नोन एज एस, ठीक है। तो देखो, बिल सब्स्टिट्यूट द यूए कैटेगरी, ठीक है,
अब बिल के अंदर क्या करा गया, इस अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या करा, यूए कैटेगरी जो है ना, जिसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड अडल्ट्स, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड अडल्ट कैटेगरी मतलब ये है कि 12 साल से कम के बच्चे पापा मम्मी की गाइडेंस में इसको देखें, ठीक है, विद द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, यूए 7+, यूए 13+, और यूए 16+, ठीक है, इस तरह से 3 कैटेगरी में कर दिया है। पहले 12 ईयर का था कि 12 ईयर से कम के बच्चे, अब इसके अंदर 7 ईयर से कम के बच्चे हो गया, ठीक है, 13 ईयर से कम के बच्चे हो गया, और 16 ईयर से कम के बच्चे हो गए। तो एक मूवी ने बोला कि साहब, एक मूवी मेकर ने बोला कि साहब 12 साल का बच्चा तो मेरा देख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 7 साल से छोटे के बच्चों को पेरेंट्स के साथ देखनी चाहिए फिल्म। तो 7+, यूए 7+ कैटेगरी में आ जाएगा, 13+ कैटेगरी, 16+। आई होप दिस इज क्लियर। द एज एंडोर्समेंट विद इन द यूए कैटेगरी बाय द बोर्ड विल इन्फॉर्म गाइडेंस टू द पेरेंट्स और द गार्जियंस एंड विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी अदर पर्सन अदर देन द पेरेंट्स और द गार्जियन। सिर्फ पेरेंट्स और गार्जियंस जो होंगे वो ही उनके साथ, ऐसे नहीं कि भाई कोई और आ गया कि ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है, दोस्त वोस्त आ गया, ऐसे नहीं, पेरेंट्स और गार्जियन ही आपके साथ आए तभी जाके फिल्म देख पाएंगे, राइट। इसके अलावा सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर द टेलीविजन एंड अदर मीडिया, ठीक है, फिल्म्स विद ए एस सर्टिफिकेट विल रिक्वायर सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन को दिखाने के लिए अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और जो अदर मीडियाज के अंदर दिखा रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, और जो हो गया थिएटर हो गया, राइट। तो इन सब के लिए अलग इनको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, ए और एस सर्टिफिकेट अलग अलग आएंगे। बोर्ड में डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू कैरी अप्रोप्रिएट डिलीशंस और मॉडिफिकेशन फॉर द सेपरेट सर्टिफिकेट। तो टीवी के अंदर मूवी वैसी नहीं दिखा सकते, टीवी के अंदर ए का मतलब कुछ और होगा, और जो आप थिएटर के अंदर दिखा रहे हैं उसके अंदर ए का मतलब कुछ और होगा, समझ में आ रहा है। तो थिएटर में मान लो आपने दिखा रखा है तो उसमें तो कुछ ऐसे सीन्स आप डाल सकते हैं जो कि क्या है, एक ए कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, राइट, है ना, बट वो सीन टीवी के अंदर नहीं डाल सकते। टीवी का ए मतलब थोड़ा कम अडल्ट, ठीक है, और थिएटर का ए मतलब कि ज्यादा अडल्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ सीन्स इसके अंदर थिएटर में आपने दिखाया ए कैटेगरी से, तो कुछ सीन काट कर फिर टीवी पे दिखाने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट विल बी परपेचुअली वैलिड एज अपोज टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर्स। अभी 10 ईयर के बाद वापस सर्टिफिकेट लेना होता है। अब इन्होंने कह दिया कि सर्टिफिकेट एक बार ले डाला तो लाइफ जिंगा लाला, राइट। उसके बाद आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट, राइट। प्रीवियस एक्ट एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन एंड मेक ऑर्डर्स इन रिलेशन टू द फिल्म दैट हैज बीन सर्टिफाइड और आर पेंडिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। प्रीवियस एक्ट के अंदर ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करा जाता है कि वो एग्जामिन कर सके और मेक ऑर्डर दे सकें कि भाई सीबीएफसी को कि भाई ये पेंडिंग सर्टिफिकेशन इसको जल्दी करो, वो है ना, ये सब चीजें इसके अंदर कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज द मैटर इन द कन्फॉर्मेंस टू द ऑर्डर, ठीक है, इस ऑर्डर के हिसाब से उसको करना पड़ता था। बट अब इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो थी उसको रिमूव कर दिया। अब बोर्ड भाई तू इंडिपेंडेंट है, तेरी मर्जी हो जैसे कर, ठीक है। हम पहले तेरे को ऑर्डर दिया करते थे कि भाई ये फिल्म जो है इसको अच्छे सर्टिफाइड कर दो, ठीक है, इसको जल्दी कर दो, इसके पेंडिंग सर्टिफिकेशन पेंडिंग पड़ा है। अब हम कुछ इंटरफेरेंस करेंगे, तेरी जिंदगी सीबीएफसी, तू कर, तू देख। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्टिफिकेट्स जो मिलते हैं वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं क्या? तो पुराने नोट्स के अंदर 10 साल के अंदर है तक वैलिड होते हैं, राइट। नए जो अमेंडमेंट के बाद है कि लाइफ टाइम आपका ये वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट, है ना। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर थी वो पावर छीन ली गई। ला सेंट्रल गवर्नमेंट तेरी पावर मेरे को दे दे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर थी? पहले ये पावर थी कि वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकता था, कोई भी रिलेशन टू द फिल्म दैट हैज बीन सर्टिफाइड, जो कि सर्टिफाइड हो गई और जो कि पेंडिंग रहती थी सर्टिफिकेशन की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि मैं अपनी पावर नहीं रख रहा इसके अंदर। द एक्ट प्रोहिबिट्स द अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग, कि मूवी के अंदर जाके होता है ना कि कैमरा लेकर बैठ गए साहब, मूवी के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं सीन, राइट। तो एक्ट प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड अनऑथराइज्ड एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म्स एंड मेक इट पनिशेबल ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसके अंदर पायरेसी एज ए क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, ठीक है। 3 साल तक के लिए जेल होगी या फाइन अमाउंट टू द 5% ऑफ द फिल्म प्रोडक्शन कॉस्ट और बहुत, ठीक है, कि फिल्म प्रोडक्शन के अंदर मान लो 100 करोड़ रुपए लगे हैं तो तुम्हारे को 100 करोड़ का 5% देना पड़ेगा। बस सब दे देंगे 5% ही तो यार है भाई, 5% बहुत होता है 100 करोड़ का, राइट। तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर रिकॉर्डिंग करते हुए पाए गए तो, राइट। अब हम थोड़ा सीबीएफसी के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई सीबीएस सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेगुलेटिंग the public exhibition of the films under the provision of Cinematograph Act 1952. I hope this is clear to everyone. Films can publicly exhibited in India only after they have been certified by the Central Board of Film Certification. जब वो सर्टिफाइड कर देगा भाई उसको, तभी जाकर आप फिल्म देख सकते हो भारत के अंदर। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होता है बोर्ड के अंदर, एंड
एक चेयरमैन और एक चेयरमैन होता है, ऑल ऑफ whom आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। द मेंबर ऑफ द पैनल्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो नॉमिनेट करता है पैनल्स के मेंबर को बाय ड्राइंग पीपल फ्रॉम द डिफरेंट वॉक्स ऑफ द लाइफ फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए करता है। तो ये सब फैक्ट्स है जो आपको इसके अंदर याद रखने होंगे, ठीक है। मिशन क्या है, मिशन क्या है भाई सीबीएफसी का, टू एंश्योर हेल्दी एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन एंड एजुकेशन टू द पब्लिक थ्रू द सर्टिफिकेशन ऑफ द फिल्म्स, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस को एनहांस करना, अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस थ्रू कंप्यूटराइजेशन ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोसेस, अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें इसके अंदर है, ठीक है। टू डेवलप सीबीएफसी एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आज की क्लास थोड़ा इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैं जर्नी करके आया हूँ, ठीक है, तो मैं रात को सो नहीं पाया, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। कल की क्लास के तरफ पर और टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच।